आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दुनिया के एक सबसे महान बॉडी बिल्डर, एक ऐसा नाम जो बॉडी बिल्डिंग की वजह से नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग इनकी वजह से जानी जाती है। आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग को बहुत कुछ दिया बिना किसी फैंसी ट्रेनिंग मेथड्स जो हम आज जानते हैं, जैसे कि FST7, Y3D ट्रेनिंग। इन सब के बिना आर्नोल्ड ने एक बहुत ही मासिव बॉडी और एक काफ़ी वेल प्रपोर्शन बॉडी बना के दिखाई उस जमाने के हिसाब से, जो 1970 का एक दौर था। लेकिन आज की बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेनिंग मेथड पूरी तरह से बदल चुके हैं और उनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ आर्नोल्ड के उन ओल्ड स्टाइल ट्रेनिंग मेथड से, तो सच में काफ़ी बड़ा बदलाव आ चुका है। वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है दोस्तों कि क्या उन ट्रेनिंग मेथड्स को यूज़ करके जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपने ज़माने में किया करते थे आज से 55-60 साल पहले, क्या उन ट्रेनिंग मेथड से आज भी उतनी तगड़ी बॉडी बनाई जा सकती है? बस यही सब बातें आज हम वीडियो में करने वाले, यही आज का टॉपिक है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की ट्रेनिंग पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आर्नोल्ड की ट्रेनिंग वीडियो आप सबने जरूर देखी होगी, ब्लूप्रिंट वाली, जो bodybuilding.com पे डली हुई है 7 साल पहले, और उसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिला भी था। आर्नोल्ड के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो कोई फैंसी ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज तब तक ये इजाद ही नहीं होते। जैसे Y3D नील योडा हिल ने बनाया, FST7 हैनी रम्बॉट ने बनाया, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, ये सब कितने सारे आज कॉम्प्लिकेटेड फैंसी ट्रेनिंग मेथड्स हैं। आर्नोल्ड को कुछ नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन स्टिल वो अपने ज़माने के एक मास मॉन्स्टर थे। उस समय पर बॉडी बिल्डर्स उतने बड़े नहीं होते थे जितने बड़े श्वार्ज़नेगर लगते थे। 240 पाउंड्स के वो थे अप्रॉक्सीमेटली अपने पूरे मिस्टर ओलंपिया करियर में, और 6 फीट 2 इंच के आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दूसरे बॉडी बिल्डर्स को अपने आगे टिकने भी नहीं देते थे। अब मसल्स का साइज़ भी इनका अगर हम कंपेयर करें तब से आज तक, इनका बाइसेप साइज़ भी 22 इंच का था, जो आज भी मिस्टर ओलंपियास का हमें इतना ही देखने को मिलता है। इनकी बैक भी काफ़ी ज़्यादा वाइड थी, ऑलमोस्ट आज के क्लासिक फिजिक एथलीट से बड़ी, लेकिन मिस्टर ओलंपिया से थोड़ी छोटी। लेकिन थिकनेस में आर्नोल्ड डेफिनेटली आज के बॉडी बिल्डर से कम थे। और इसी तरीके से चेस्ट की अगर बात करूँ तो ऐसी चेस्ट तो आज भी नहीं है जो उस ज़माने में होती थी और सारे एथलीट्स पे होती थी। तो आर्नोल्ड के कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स तो आज भी बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट भी कर जाते हैं और कई कई जगह पर बिल्कुल टक्कर भी लेते हैं कई सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ में। तो डेफिनेटली वो मास मॉन्स्टर थे। उस ज़माने के हिसाब से जितने बॉडी पार्ट्स और प्रपोर्शंस की रिक्वायरमेंट थी वो सब उनके पास में था। अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे उनके पास लेग्स नहीं थे, लेकिन उस समय पर लेग्स जजेस डिमांड नहीं करते थे, ना स्पोर्ट की डिमांड थी और ना ही बॉडी बिल्डर्स उतने जागरूक थे। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पता ही नहीं था कि क्या होता है, तो कोई जज नहीं करता था। हाँ, कैव्स की ज़रूर एक डिमांड होती थी, 4 आर्म्स चाहिए होते थे, नेक साइज मैटर करता था, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आज भी सोचते हैं तो कहते हैं यार ये क्या रेलेवेंस रखती हैं, पर उस समय पर इनका मतलब होता था। तो वो सारी चीज़ें वो लेकर के आते थे, इसलिए कंप्लीट बॉडी बिल्डर थे उस ज़माने के हिसाब से। लेकिन फिर से हम लोग यही वाली बात उठाएंगे कि ऐसी क्या उन्होंने ट्रेनिंग कर ली कि इतनी तगड़ी बॉडी उन्होंने बना दी। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर तगड़ी बॉडी बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के उनको मिस्टर ओलंपिया से सीधा कंपेयर कर दूँ या बिग रैमी से कंपेयर कर लूँ, क्योंकि आज ड्रग्स भी इन्वॉल्व है, खाना भी अलग किस्म से खाते हैं एथलीट्स, और बहुत सारी चीज़ें आज बदल चुकी हैं। ग्रोथ हार्मोन तब नहीं होता था, आज होता है, जो डेफिनेटली एक लेवल के बाद आपका साइज और गेन करवाने में मदद करता है। तो तगड़ी बॉडी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप एक क्लासिक फिजिक एथलीट से आर्नोल्ड को कंपेयर कर लो तो बहुत मासिव निकलेंगे, समझ रहे हो ना। क्रिस बमस्टेड से या किसी भी बेस्ट क्लासिक फिजिक एथलीट से वो बहुत बड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक क्लासिक फिजिक और एक बॉडी बिल्डर के बीच में स्टैंड करते थे। तो आर्नोल्ड जब भी जिम जाते थे वो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके जाते थे, और उनके दिमाग में हमेशा एक बात पहली होती थी कि यू नीड टू शॉक द मसल। आज वो जिम जा रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि पिछली बार जो मैंने मसल्स पे स्ट्रेस डाला है, उन मसल्स को ये पता है बात कि मैं किस तरह से इस बार ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो इसीलिए अब मैं अपनी ट्रेनिंग बदल के करूँगा ताकि मसल्स पे एक अलग किस्म का तनाव आए, जिसकी कि वो आदी नहीं है, और उस वजह से ही तो मसल्स ग्रो करती है। जब मसल्स पे एक झटका लगता है और उस स्ट्रेस को झेलने के लिए वो अगली बार ग्रो कर जाती है। अब वो अनयूजुअल स्ट्रेस या तो पहले से ज़्यादा भारी वजन पे आप आज ट्रेनिंग कर रहे हो उससे आ सकता है, या पहले जिस पैटर्न में आप वेट ट्रेनिंग करा करते थे आज वो पैटर्न ही आपने पूरा बदल के रख दिया। जो एक्सरसाइज पहले करते थे वो बाद में कर रहे हो, जो बाद में करते थे वो पहले कर रहे हो, तो पैटर्न बदल दिया। और यही कुछ कहना था आर्नोल्ड का। The body is saying, look, I know all your tricks. I know you're going to start first with bench press, and then I know you're going to walk over to the chin-up bar and do chin-ups. I know exactly everything you do, and I am prepared for that. तो आर्नोल्ड का ट्रेनिंग प्रिंसिपल पहला होता था यू नीड टू शॉक द मसल। इसके बाद में सेकंड उनका प्रोटोकॉल ये रहता था कि आपको पंप करना है मसल्स को, और पंप ही उनके लिए सब कुछ था श्वार्ज़नेगर के लिए, ये भी आप जान लो। अब क्या है दोस्तों, उस समय पर माइंड मसल कनेक्शन वर्ड ये इजाद हुआ नहीं था, तो लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो आपको पंप आएगा ही तब
जब आपका मसल का माइंड से कनेक्शन बन जाएगा। आप उन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करके वजन उठा रहे होंगे और उससे आता है मसल्स में पंप। और एक्चुअली में मसल ग्रो ही तब करती है आपकी जब मसल के साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बना लेता है आपका दिमाग और खून भेजने लगता है उन मसल्स के अंदर, और हर एक रैप पे आप स्क्वीज कर रहे होते हो उस मसल को। तो पंप माइंड मसल कनेक्शन या माइंड मसल कनेक्शन पंप, ये इंटरचेंज करके आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। हालांकि मतलब तो टेक्निकली अलग अलग है, पर अगर माइंड मसल कनेक्शन नहीं तो पंप भी नहीं। तो आर्नोल्ड ने उस समय पर पंप की बात करी जो आज भी लागू होती है। जे कटलर भी आज तक भी ये बात बोलते थे कि मैं पंप के लिए वर्कआउट करता हूँ। कितनी अलग उनकी बॉडी है श्वार्ज़नेगर से, बिल्कुल ही अलग, लेकिन बातें दोनों की एक जैसी। और आज के बॉडी बिल्डर एट प्रेजेंट अगर आप बात कर लो, ये सारे हार्डी शुपन, विलियम बोनैक, ब्रैंडन, बिग रैमी, ये सब लोग एक्चुअली में आज पंप के लिए वर्कआउट करते हैं। और ये लोग साफ साफ ये बताते हैं कि हमारी मसल्स को हमें आइसोलेटली ट्रेन करना होता है ताकि वो हम सिर्फ उसी मसल फाइबर को यूज कर सके और स्टिमुलेट कर सके उसे हम। तो ये चीजें तब भी लागू होती थी आज से 55-60 साल पहले श्वार्ज़नेगर के टाइम पे, और आज भी उसी तरीके से चल रही है। यानी बेसिक्स तो वही है। अब ये तो हमने एक सिमिलैरिटी गिनवा दी कि तब भी वही चीज हो रही थी, आज भी वही चीज हो रही है। और इसी वजह से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपने बेसिक्स की वजह से उस समय पर बहुत ज़्यादा अच्छे दिख जाते थे। हालांकि जब वो वर्कआउट करते थे उनके साथ वाले लोग भी उन्हीं की तरह 4-5 घंटे जिम में ट्रेनिंग करना, बुरे तरीके से एकदम कमर तोड़ मेहनत करना, पर वो लगते थे क्रैप और श्वार्ज़नेगर लगते थे मिस्टर ओलंपिया। तो ये फ़र्क क्यों आता था? क्योंकि उस वक्त पे जो उनकी पूरी सोच थी और वो फोकस, कंसंट्रेशन होता था, वो हद से ज़्यादा होता था दूसरे एथलीट्स के मुकाबले। और वो कंसंट्रेशन की वजह से एक पंप आता था, ब्लड ज़्यादा जाता था और मसल फाइबर्स अच्छे से फायर होते थे। ये एक बहुत बड़ा, दोस्तों आपको बेसिक ज़रूर लग रहा होगा, पर ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मसल बिल्डिंग के पीछे। पर क्या करूँ, एक बेसिक ओल्ड स्कूल मेथड को हम किसी फैंसी तरीके से बता ही नहीं सकते, वो जैसा है वैसा ही होगा। खैर, आर्नोल्ड ने एक बिल्कुल साफ साफ रीज़न इसके पीछे का ये दिया था कि उनके साथ वाले लोग वर्कआउट तो करते थे पर उनका ध्यान इधर उधर होता था, इधर उधर देखते थे। तो उस वजह से 4-5 घंटे बिता लेने के बाद भी उनकी बॉडी कभी नहीं बनी। लेकिन अब आप कहोगे जेनेटिक्स, उसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, जेनेटिक्स मैटर करते हैं, इसीलिए एक बंदा फर्स्ट आता है, सब लोग फर्स्ट नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जो आपके कंट्रोल में है, उन फैक्टर्स की नहीं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो श्वार्ज़नेगर, रॉनी कोलमैन या फिर फिल हीथ जैसे बॉडी बिल्डर्स, ये लोग बहुत स्मार्ट और बहुत हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर्स में आते हैं। तीनों मिस्टर ओलंपिया हैं, इसीलिए इनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती थी और सच में दूसरे एथलीट्स को बहुत बार ही एक्सीड कर जाया करते थे, इसीलिए मल्टीपल टाइम चैंप्स रहे हैं। खैर, अब अगला फैक्टर इसमें जो जुड़ता है, जो श्वार्ज़नेगर को अलग करता था, वो एक न्यूट्रिशन का फैक्टर ज़रूर आता है और इसकी हम बात करेंगे ज़रूर दोस्तों, लेकिन आने वाली किसी वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग की वीडियो है। न्यूट्रिशन की बात भी मैं रखूंगा कि आर्नोल्ड का न्यूट्रिशन कैसे उनको अलग करता था दूसरे बॉडी बिल्डर्स से। तो यहाँ पर ये तो सिमिलैरिटी हो गई, पंप वाली बात और शॉक वाली बात। और अभी तो सही बता रहा हूँ, वीडियो ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई। अब ये बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। श्वार्ज़नेगर कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेस को एडवोकेट करते थे जो उनके हिसाब से बेसिक है, करनी ही पड़ेंगी, पर आज की सोच बहुत बदल गई है बॉडी बिल्डर्स की, वो नहीं मानते इस चीज़ को। तो यहाँ पर अब आने शुरू हो जाते हैं डिफरेंसेस। उसमें बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर्स की अप्रोच में और सोच में क्या फ़र्क आया है। तब की बॉडी बिल्डिंग कैसी थी जब सिर्फ 50-60 साल हुए थे बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट हुए, और आज बॉडी बिल्डिंग लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, बल्कि सही बताऊं तो 123 साल पुरानी। आज कितना फ़र्क आ गया है। तो अप्रोच की बात हम करने वाले हैं। अब उस समय पे क्या होता था, मान लो एक बॉडी बिल्डर का मन चाहा वो पावर लिफ्टर भी बन गया, एक बॉडी बिल्डर का मन चाहा वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी खेल के आ गया, जैसे फ्रैंको कोलंबो, लू फेरिग्नो ने खेला था 78 में। तो डिफरेंस नहीं था ट्रेनिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रेनिंग्स नहीं होती थी एक बॉडी बिल्डर की एक पावर लिफ्टर से। तब फ्रैंको कोलंबो पानी गर्म करने वाली थैली मुंह से फुला के फाड़ दिया करते थे, उनके फेफड़ों में इतनी जान थी। तो मिस्टर ओलंपिया होने के साथ साथ अपनी हाइट के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी थे। आज कोई बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं कर सकता। आज क्या है, आज बहुत क्लियर हिसाब किताब है। आपको अगर स्टेमिना चाहिए तो आपको एंड्योरेंस वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा रेप्स मारने पड़ेंगे, उससे आपका स्टेमिना एंड्योरेंस इंक्रीज होगा। अगर आपको वहीं एक पावर लिफ्टर बनना है तो आप ज़्यादा रेप्स वाली ट्रेनिंग डेफिनेटली नहीं कर सकते, आपको हैवी लिफ्ट करना है, 1 रैप मैक्स वाली बातें जो होती हैं। वहीं अगर आपको एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है तो हैवी भी लिफ्ट करना पड़ेगा, रेप्स भी ज़्यादा मारने पड़ेंगे, क्योंकि एंड्योरेंस भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी। लेकिन बॉडी बिल्डर अगर आपको बनना है तो आपको ना हैवी वेट से मतलब है, ना आपको ज़्यादा रेप्स से मतलब है। आपको सबसे पहले अपना माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करना है उस वजन के साथ में, क्योंकि बॉडी को नहीं पता आप किस वजन पे ट्रेन कर रहे हो। वो मसल फाइबर्स जो है फायर होने चाहिए हर एक रैप पे। तो हर एक रैप को एक परफेक्ट रैप कैसे बनाना है ये सीखता है बॉडी बिल्डर। आप भी उतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, सामने वाला आपसे हैवी भी कर रहा होगा, पर आपकी मसल ज़्यादा फूल जाएंगी। तो बॉडी बिल्डर अपना एक अलग किस्म की मसल ट्रेनिंग कर रहा है, लुक्स के लिए वो ज़्यादा ट्रेन कर रहा है, ना कि स्ट्रेंथ के लिए। इस पर तो मैंने पूरी एक वीडियो ही बनाई थी, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो हर एक गेम की आज एक अलग डिमांड है, हर एक गेम में आज एक अलग तरह की अप्रोच जारी है।
तो पहले ऐसा नहीं था, पहले वो डिफरेंसेस उतने क्लियर नहीं थे। आज हर चीज़ बहुत क्लियर हो गई है, आइसोलेटेड हो गई है, और इनफैक्ट इतनी क्लियर हो गई है कि जिस दिन आपको जो मसल ट्रेन करनी है आप आज वही करते हो। इसलिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी अब कम होने लग रही है, बल्कि मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और पहले जब आर्नोल्ड जिम जाया करते थे तो वो कंपाउंड एक्सरसाइजेज में, यानी जिन एक्सरसाइजेज में एक से ज़्यादा मसल्स का यूज़ हो रहा है, उन एक्सरसाइजेज में वो ज़्यादा करने में बिलीव करते थे। आर्नोल्ड से जब पूछा गया कि उन्हें स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट दोनों में से कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे क्या इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मतलब वो उन्हें क्वेश्चन भी एक स्टूपिड क्वेश्चन लगता था, और उनका तो ये कहना था कि मैं इन दोनों के बिना रह ही नहीं सकता, ये दोनों तो कंपलसरी और आपको भी करनी पड़ेंगी। तो पहले ये सोच थी कि अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसी लुक, ऐसा मसल चाहिए तो ये एक्सरसाइजेज आपको करनी पड़ेंगी, ज़रूरी है। आज ये सोच हो गई है बॉडी बिल्डर्स की कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो एक्सरसाइज आपको फिट करती है, यानी आपका माइंड का मसल से कनेक्शन अच्छा बनवा देती है, वो कर लो। तो आज आपके हाथ में कंट्रोल दे दिया गया है। पहले एथलीट्स कहते थे कि नहीं, ये एक प्रोटोकॉल है, हम भी इसी पे चले हैं, तो आपको भी इसी पे ही चलना पड़ेगा। तो आप लोग आर्नोल्ड की इस सोच से एग्री करते हो पुराने ज़माने की? यस और नो मुझे बताओ ज़रूर। लेकिन इस एक प्रोडक्ट से तो आप एग्री ज़रूर करते होंगे जो आता है मसल ब्लेज की ओर से। दोस्तों, मसल ब्लेज लाता है एक सबसे हाई क्वालिटी वे प्रोटीन जिसका नाम है बायोजाइम आइसो जीरो लो कार्ब, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 27 ग्राम प्रोटीन आपको मिलने वाला है 32.5 ग्राम की स्कूप में। तो इस प्रोटीन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट आता है वे प्रोटीन आइसोलेट। इसके बाद स्वीटनर्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ ये प्रोटीन बन जाता है हाईली एब्जॉर्बेबल, और 50% तक इसकी एब्जॉर्प्शन इस वजह से बढ़ जाती है। जिन भी लोगों ने आप में से मैंगो फ्लेवर ट्राई किया उनको पता है फ्लेवर कितना अच्छा है। मिक्सेबिलिटी के मामले में ये प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट से ऊपर निकल के आता है। जाहिर सी बात है, इसमें गांठें नहीं बनती है लो क्वालिटी दूसरे प्रोटीन्स की तरह। अब डाइजेशन भी इसीलिए इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये अपसेट नहीं करता आपके गट को, और बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब होता है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट इसीलिए बन जाता है ये। तो आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसके 1 से 2 स्कूप दिन में ले सकते हो, पूरे दिन के प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में एक अच्छी मदद मिलेगी। बाकी आपको दिख रहा होगा कितने का पड़ता है। डिस्काउंट कूपन मेरा अप्लाई करोगे आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, और आप जाकर के इस प्रोटीन को ट्राई कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। अब वापस से आते हैं अपनी वीडियो पे। देखने वाली बात दोस्तों ये है कि श्वार्ज़नेगर डेडलिफ्ट भी करते थे, वो स्क्वाट्स भी करते थे, और जिसको बेसिक मानते थे कि इसी से मसल ग्रो हो सकती है। अब स्क्वाट से ही आपकी लेग्स बनेंगे, लेकिन स्टिल उनसे ज़्यादा बड़े क्वाड्स और अच्छे क्वाड्स डोरिन येट्स के थे, जिन्होंने कभी भी अपने प्राइम टाइम पे स्क्वाट्स नहीं करे। उनसे नहीं होते थे वो, उनके लिए एक्सरसाइज बनी नहीं थी। और आज का तो कोई बॉडी बिल्डर स्क्वाट्स करना, स्क्वाट ट्रैक की तरफ जाना पसंद नहीं करता, मशीन्स पे टोटल बॉडी बनाता है, और उनके लेग्स मच बेटर है श्वार्ज़नेगर से। अब आप लोग कहोगे आज का बॉडी बिल्डर कितना ज़्यादा स्टेरॉइड अब्यूज़ कर रहा है, उस चीज़ को हम कैसे नेगलेक्ट कर दे। आज वो कैलोरीज इंटेक कितनी ज़्यादा ले रहा है, उस चीज़ को हम कैसे भुला दे। और यही तो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यही तो बात है। सिर्फ एक स्क्वाट की एक्सरसाइज को आप बड़ा नहीं कर सकते बाकी सब एक्सरसाइजेज से, और नेगलेक्ट नहीं कर सकते बाकी दूसरे फैक्टर्स को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सारे दूसरे फैक्टर्स मिल करके एक स्क्वाट की उस एक्सरसाइज से ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते। जैसे कि अगर आज आप स्क्वाट्स नहीं कर पा रहे हो तो आप उसकी जगह दूसरी कई सारी मशीन्स कंबाइन करके अलग अलग एक्सरसाइजेज से कर रहे हो लेग्स की अपनी। आप ज़्यादा बेहतर आज एक रेस्ट ले रहे हो जो पहले के एथलीट्स नहीं लेते थे। आज का एथलीट ज़्यादा रेस्ट पीरियड्स इंटरवल्स बढ़ा चुका है अपने। आज का एथलीट डाइट ज़्यादा ले रहा है, उसके पास स्टेरॉइड्स के आज एडवांटेजेस हैं, ग्रोथ हार्मोन उसको मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें भी तो मैटर कर रही है, और क्यों नहीं कर रही है, सब कुछ पूरी दुनिया को दिख रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिला करके वो आज ज़्यादा एक कंप्लीट मसल और लेग की डेवलपमेंट कर पा रहा है जो श्वार्ज़नेगर के पास नहीं थी। तो इसीलिए आज का बॉडी बिल्डर यही क्वेश्चन करता है कि अगर पहले एक एक्सरसाइज को आपने बेस्ट बोला तो वो सबके लिए बेस्ट कैसे हुई। ये भी तो हो सकता है दूसरे इंसान की मसल्स उससे प्रॉपर फायर ही नहीं हो पा रही, वो माइंड मसल कनेक्शन तो बन ही नहीं रहा, साथ ही साथ वो इंजरी और दे रही है, जॉइंट उससे हर्ट होने लग रहे हैं। स्क्वाट्स करते वक्त बहुत लोगों को ऐसी तकलीफ आती है, तो कैसे वो एक्सरसाइज बेस्ट हुई। दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी तो हो सकता है और बेहतर हो सकता है जो उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला करके दे, और इस नई सोच को डोरियन ने ही पैदा किया था। तो आज ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। जो पहले एक टैबू तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये बोलूँगा कि एक आपको रास्ता दिखा दिया गया था कि यही रास्ता, इसी पे ही चलना पड़ेगा। आज एथलीट्स इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। अगर तब बेंच प्रेस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, फ्लैट बेंच प्रेस, और तब के एथलीट्स की चेस्ट भी अच्छी होती थी, नो डाउट, लेकिन अगर उस बेंच प्रेस को करने से आपकी शोल्डर इंजरी हो रही है, आपके रोटेटर कफ में टीयर आ रहा है, इनफैक्ट अगर वो इतनी खतरनाक हो रही है, आपके ऊपर सूट नहीं करती और आपका करियर तक खराब कर दे रही है, तो वो कैसे बेस्ट एक्सरसाइज हुई। तो बेंच प्रेस पे तो मैंने पूरी एक केस स्टडी बनाई थी, आप में से काफ़ी लोगों ने देखी हुई है। तो आज का बॉडी बिल्डर अलग सोच रहा है। लेकिन सवाल तो ये आता है दोस्तों कि आर्नोल्ड तो इन्हीं सब ट्रेनिंग टेक्निक्स को करके मिस्टर ओलंपिया बने थे, तो उनका सोचना गलत कैसे हुआ।
इसका आप आंसर सोच के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तो आखिर में दूंगा ही वीडियो के एंड में। अब हम इस वक्त बात करते हैं ट्रेनिंग फॉर्म पे, क्योंकि आर्नोल्ड यहाँ पर भी एकदम अलग थे आज के बॉडी बिल्डर से, और वो तो इन सब चीज़ों पे इनफैक्ट क्रिटिसाइज तक हो जाते थे, ठीक से ट्रेन नहीं करते थे और फॉर्म ऐसी होती थी कि खुद को चोट पहुंचा सकते थे। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। टी-बार रोज से हम स्टार्टिंग करेंगे तो टी-बार रोज में श्वार्ज़नेगर बहुत ज़्यादा झुका करते थे, और इतना ज़्यादा कि आज एथलीट नहीं झुकता, इनफैक्ट लोग खड़े तक हो जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट टी-बार रोज करते करते, और वो भी गलत है। इतना भी सीधा नहीं होना होता है कि आपकी वो बैक को ट्रेन करने की जगह सिर्फ ट्रैप्स पे और रियर डेल्ट्स पे आने लगे सारा स्टिमुलेशन। तो बात ये है, श्वार्ज़नेगर हद से ज़्यादा बैंड होते थे और वो आज तक भी इसी तरह ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ थी और आज के बॉडी बिल्डर्स को गलत मानते हैं इस फॉर्म को। इसके बाद में अगर बात करता हूँ मैं सीटेड केबल रोज की, तो सीटेड केबल रोज में आप ये देख रहे होंगे कि श्वार्ज़नेगर कितना आगे तक जा रहे हैं, और इससे हद से ज़्यादा जो लोअर स्पाइन है उसमें आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा एक वो मुड़ाव आ गया, वो मुड़ सी गई है। तो अगर ज़्यादा वेट हैवी होगा और इसी तरीके से आप डांस करते रहोगे और वेट आपके कंट्रोल में नहीं होगा, इनफैक्ट आप वेट के कंट्रोल में होगे, तो इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं, और ये आज का एथलीट कहता है। You know, back in the day when Arnold would be like this? Everyone has their style though. तो इस चीज़ पर भी क्रिटिसाइज होते हैं, इस फॉर्म के ऊपर भी श्वार्ज़नेगर। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्रंट शोल्डर रेजेस जो वो करते हैं, लेटरल रेजेस जिसको हम कहते हैं फ्रंट लेटरल रेजेस, इसके अंदर भी वो ऊपर तक उसको डंबल को लेकर के जाया करते थे, जिसकी आज जब एक कोच देखता है तो वो ये बोल देता है कि ये गलत है। आप हद से ज़्यादा जब इसको 90 डिग्री से ऊपर लेकर के जा रहे हो और वो 180 डिग्री तक आप लेकर जा रहे हो, 90 से 180 की रेंज में जब आप खेल रहे हो, तो उस समय पर आपका वो फ्रंट डेल्ट यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि आपका दूसरी पीछे की मसल्स बैक की यूज़ होने लग रही है और आगे वाले शोल्डर पे से लोड चला गया है। तो यहाँ पर आज बहुत ही पर्टिकुलर हो गई है बॉडी बिल्डिंग। अगर आप देखो तो बहुत ही उन मसल्स को सिर्फ टारगेट कर रही है जितनी रेंज ऑफ मोशन के अंदर वो मसल ट्रेन होगी। तो ये आइसोलेशन आज बहुत आ गया है बॉडी बिल्डिंग में। पहले जैसे मैंने बताया कि पावर लिफ्टिंग, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग काफ़ी हद तक एक जैसी होती थी, सारे लोग एक ही जिम में ट्रेन करते थे। आज पावर लिफ्टर्स के अलग जिम है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तो बिल्कुल ही अलग जिम हो जाता है, और बॉडी बिल्डर एक अलग जिम में वर्कआउट करता है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वाला जब बॉडी बिल्डिंग जिम में जाता है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एडी हॉल गए थे, ब्रायन शॉ गए थे गोल्ड्स जिम में, वेनिस के फेमस गोल्ड्स जिम में, उनको वो जिम पसंद ही नहीं आया, उनका मूड ऑफ हो गया। आज ये फर्क आ गया है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत आगे जा चुकी है। वहीं पहले के ज़माने में आर्नोल्ड ये बोलते थे कि जब मैं जिम जाता हूँ और मुझे अपने ट्रैप्स बनाने होते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट एक्सरसाइज होती थी स्नैच एंड क्लीन मारना, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं वेट लिफ्टर्स को मारते हुए। आर्नोल्ड का कहना था इससे बहुत अच्छे ट्रैप्स बनते हैं आपके, जो सच बात है, वेट लिफ्टर्स के होते हैं बढ़िया ट्रैप्स। पर एक बॉडी बिल्डर आज ये नहीं करेगा। आज कोई बॉडी बिल्डर आपको जिम में स्नैच मारता हुआ या क्लीन मारता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आज एक बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ये कहता है आपको अगर पर्टिकुलरली ट्रैप्स बनाने, ट्रैप्स की अलग एक्सरसाइज होती है, वो करो। अब क्या ना, बॉडी बिल्डर्स का मसल मास भी इतना ज़्यादा है कि रेंज ऑफ मोशन उतना होता ही नहीं है उनका, वो शोल्डर्स की मोबिलिटी, रोटेशन उतना नहीं होता जितना एक वेट लिफ्टर का होता है। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब सपोज करो जिम में ट्रैप्स ट्रेन करने के, वो लगाता है स्नैच, और उसके एकदम से शोल्डर में एक झटका आता है क्योंकि वजन ही इतना भारी था और शोल्डर उसका पीछे हो जाता है, वो टूट गया। ट्रेन तो वो बेचारा मसल को करने गया था, लेकिन आया है वापस इतनी बड़ी इंजरी लेके, और घर पे नहीं सीधा हॉस्पिटल में, और अब ये भी नहीं पता कि अब जिम दोबारा कब जा पाएगा। अब आर्नोल्ड ने तो एक बेस्ट एक्सरसाइज बताई थी ट्रैप्स को मारने के लिए, ट्रेन करने के लिए, लेकिन एक अनाड़ी आदमी, एक न्यू कमर मान लो, वो इसी तरीके से कोई वीडियोस देख ली इंटरनेट पे और फॉलो करने चला गया, जिम में इसी तरीके से एक्सरसाइज लगाने चला गया, उसको सही फॉर्म का नहीं पता, उसको टेक्निक का नहीं पता, और तुड़वा बैठा अपने शोल्डर को, क्या होगा उसका? तो वो तो ख़राब ही करके आ गया अपने आप को। इसीलिए आज बॉडी बिल्डिंग एक अलग गेम है और बाकी सारे स्पोर्ट्स अलग अलग हो चुके हैं, और बॉडी बिल्डिंग को भी अब और सेफ बना चुके हैं हम। कैसे? उसमें अब मशीन्स आ गई है, क्योंकि वो आपको इंजरीज से बचाती हैं। और ये बात फैक्ट है, फ्री वेट्स पे हमने घातक एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं जिम में, लेकिन मशीन्स पर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन आर्नोल्ड ने तो उसी तरीके से ट्रैप्स बनाए अपने, जो वो आज भी एडवोकेट करते हैं, आज भी यही बात बोलते हैं वो तो इस उम्र में भी, कि यही बेस्ट एक्सरसाइज है। और उनके ट्रैप्स भी बहुत अच्छे थे, नो डाउट, बिल्कुल कहना पड़ेगा। उनकी चेस्ट भी बहुत अच्छी थी, जबकि वो इंक्लाइन बारबल, डिक्लाइन बारबल, फ्लैट बारबल, ये सब एक्सरसाइज करते थे जिनको करने से आज हम डरते हैं। उनके बाइसेप्स भी बहुत अच्छे थे, जबकि वो वही बारबल रॉड्स का इस्तेमाल करके उन बाइसेप्स को बनाते थे, जबकि आज हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो आर्नोल्ड की तो सारी चीज़ें बेस्ट थी और सभी फ्री वेट से बनाई हुई थी, तो क्या वो सही थे? अब आता है दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए। असल में क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि आर्नोल्ड तो स्क्वाट्स भी करते थे, जो दुनिया की बेस्ट लेग ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, लेकिन उनके लेग्स तो बेस्ट नहीं थे। उनके क्वाड्स से ज़्यादा बड़े क्वाड्स तो टॉम प्लैट्स के थे। क्यों, ऐसा क्यों था? स्क्वाट्स करने के बावजूद भी उनके लेग्स टॉम प्लैट्स इतने अच्छे क्यों नहीं थे, या उनसे भी और अच्छे क्यों नहीं थे? और इसका जवाब मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में दे चुका हूं दोस्तों। डेडलिफ्ट करने, टी बार रोज, बेंट ओवर रोज करने के बावजूद भी उनकी बैक
समीर बनूट जितनी अच्छी क्यों नहीं थी, उतनी थिक क्यों नहीं हो पाई। यही मैंने बोला कि सिर्फ एक्सरसाइज को पॉइंट आउट कर देने से नहीं होता, सिर्फ इसी एक्सरसाइज को कर लो इसी से बॉडी बनेगी, वो एक थिंकिंग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हमेशा से रही है और आज काफी ज्यादा होती जा रही है। पर फिर भी इस चीज को मैं दोस्तों गलत नहीं बोलूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो इन्हीं चीजों को करके, इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे चल के बने हैं मिस्टर ओलंपिया, और उनके नज़रिए में वो सारी चीज़ें इसीलिए ठीक है क्योंकि उनके ऊपर काम कर गई परफेक्टली। पर हमें ये सोचना चाहिए कि उनके बाद भी मिस्टर ओलंपिया आए हैं। आर्नोल्ड को गए हुए आज 43 साल हो गए, यानी 43 ईयर्स। 1980 में वो मिस्टर ओलंपिया बने थे। उनके बाद कितने मिस्टर ओलंपियाज बने हैं। सबकी अपनी अप्रोच है। ऐसा तो नहीं है कि सब आर्नोल्ड की तरह ही ट्रेनिंग करते हैं। आज बिल्कुल अलग बॉडी बिल्डिंग हो गई है। आज भी तो मिस्टर ओलंपिया बनते हैं। वो आर्नोल्ड जैसे नहीं दिखते और ना ही आर्नोल्ड उनके जैसे। लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है दोस्तों? फ़र्क आ जाता है सोच में। फिल हीथ ने पूरे 2011 में कभी भी अपने आर्म्स को ट्रेन नहीं किया, पर वो ये आके नहीं बोलेंगे कि हार्डी शुपन को भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिल हीथ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उनको ज़रूरत नहीं थी। ठीक इसी तरह चेस्ट आर्नोल्ड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, बाइसेप्स भी कुछ उसी तरीके से। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल अभी भी रह गया होगा कि आर्नोल्ड तो जिस तरीके से टी बार रोज अपने जवानी में करते थे, उसी तरीके से आज भी टी बार रोज उतना ही झुक के करते हैं, तो कैसे कर लेते हैं? क्या हमें भी ऐसे कर लेना चाहिए? लेकिन फिर से यहाँ पर वही एक बात अप्लाई होती है कि उनकी स्पाइन स्ट्रांग है, वो कर सकते हैं, वो आज भी कर पा रहे हैं। अब मान लो किसी की स्पाइन में ही प्रॉब्लम है और वो आर्नोल्ड को देख के करे कि मैं भी इसी तरीके से करूंगा जिस तरह ये कर रहे हैं और ये तो इस एज में भी कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो बेचारा और अपनी हड्डी वड्डी तुड़वा लेगा और उसकी वो स्लिप डिस्क हो जाएगा। तो कॉपी नहीं करना है उनका, तो वो स्ट्रॉन्ग जोन है, वो कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। वो होता ना एक एग्जाम्पल के एक मछली, एक बंदर, एक हाथी, तीनों को आप पेड़ पे चढ़ने के लिए कहोगे तो वो मछली और हाथी तो कभी चढ़ ही नहीं पाएंगे, वो बंदर जीत जाएगा। तो वो दो बेचारे मायूस हो जाएंगे। तो इसलिए मायूस नहीं होना है। जो एथलीट कर सकता है ना, इसी तरीके से वो चीज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई और ऐसी चीज़ कर सकते हो जो बहुत बेहतर है। तो आप समझ गए होंगे कि हम हर एक एक्सरसाइज को एक ही बंदे पे नहीं अप्लाई कर सकते कि ये बेस्ट है, क्योंकि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी इसे ही करा करते थे। हो सकता है अच्छी हो, करके देखो, ट्राई करो और सीखो सबसे, लेकिन करो वही चीज़ जो आपकी बॉडी पे फिट होती है। और यही चीज़ सिखाते हैं आज कोचेज़। इस चीज़ में मैं ज़रूर से एक अपर हैंड रखना चाहूँगा कोचेज़ का, कि जो अच्छे कोचेज़ होते हैं वो बॉडी बिल्डर अपने क्लाइंट की उस बॉडी को देखते हैं और तब डिज़ाइन करते हैं एक प्रोटोकॉल, और उसके वीक बॉडी पार्ट्स को इम्प्रूव करवाते हैं, एक्सरसाइजेस का चुनाव करते हैं जो उसको इंजरी फ्री रखे, उसके जॉइंट्स को हर्ट ना करे। तो कई चीज़ें हम आज सीख सकते हैं आज के बॉडी बिल्डर्स से भी। इसी चीज़ का एक बड़ा एग्जांपल उठाते हुए मैं आपको टाइमिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आज आपने देखा है जिम के टाइमिंग्स के ऊपर किस तरीके से लोग बात करते हैं, किस टाइम पर जिम जाया जाए। वो टाइम बेस्ट है जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर पाओ। जिस भी टाइम जाओगे बॉडी बन जाएगी, बस बाकी की सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में, अभी ख़त्म नहीं हुई है वीडियो, अभी सुनते रहो। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आर्नोल्ड के पास कोई फैंसी ट्रेनिंग मेथड्स नहीं थे, तो वो बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो आर्नोल्ड के उन्हीं ट्रेनिंग मेथड्स से निकल के आज बनते हैं ये फैंसी ट्रेनिंग मेथड्स, ये उन्हीं में से निकल के आए हैं। चलो अब मैं आपको आर्नोल्ड की 3 सबसे मेन टेक्निक्स बताता हूँ जो कि वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करते थे। पहली, पुश पुल टेक्निक। हमने देखा था जब वो चेस्ट को ट्रेन करते थे तो उसके तुरंत बाद ही बैक ट्रेन करने के लिए चले जाते थे। अगर आप में से किसी ने करी हो ये टेक्निक, करी ज़रूर होगी, अपोजिट मसल्स को ट्रेन ज़रूर करा होगा। तो ये होता है जब आप अपोजिट मसल को ट्रेन करते हो तो दोनों मसल्स में पंप बहुत अच्छा आता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप एक मसल को ट्रेन कर रहे हो तो उसकी अपोजिट वाली मसल उस वक्त पे स्ट्रेच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैक ट्रेन कर रहे हो और लेट पुल डाउन मार रहे हो तो उस वक्त पे आपकी चेस्ट स्ट्रेच हो रही है, तो जब आप चेस्ट मारने जाओगे तो अच्छे से पंप आता है उनमें। तो ये आर्नोल्ड का पहला एक मेथड था, आज भी यूज़ होता है। सेकंड मेथड वो यूज़ करा करते थे सुपर सेट्स। सुपर सेट्स में पता है अलग अलग एक्सरसाइजेज करी एक ही बॉडी पार्ट के लिए, लगातार करते जा रहे हो और एक सेट में कई सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि 4-5 एक्सरसाइजेज हैं और उनको मिला करके एक सेट बना लिया तो हो गया सुपर सेट। इसी तरह जाइंट सेट हो जाता है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज को मिला करके एक सेट। तो उससे क्या हो रहा है, आपके मसल फाइबर्स ट्रिगर हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो बहुत अच्छा वो शॉक करते थे मसल्स को। आर्नोल्ड के शॉकिंग प्रिंसिपल्स में किए सुपर सेट्स, जाइंट सेट्स, क्वाड सेट्स ये करा करते थे। इसके बाद तीसरी टेक्निक जो आर्नोल्ड आजमाते थे वो थी ड्रॉप सेट्स। इसमें वजन को आपको लगातार अब ड्रॉप करते जाना है। एक टाइम आ गया जब आपसे वेट नहीं उठाया जा रहा तो उसको ड्रॉप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन पे चेस्ट प्रेसिस कर रहे हो, 60 किलो पे आपने करा, नहीं हो रहा आपसे अब। उसके बाद आपने वजन कर दिया 50 किलो, 5-6 रैप्स निकाले, अब फिर से नहीं हो रहा, फिर आपने वजन कम करके 40 किलो कर लिया, तो लगातार वजन ड्रॉप होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप सेट्स। तो ये कुछ टेक्निक्स आर्नोल्ड अपनी मसल्स को शॉक करने के लिए यूज़ करा करते थे और वो हमने तब से सीखी है, आज अप्लाई करते हैं और अलग अलग हमने उनसे प्रोटोकॉल्स और उल्टा हमने उनसे वो FST7 और बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स बनाई है। तो वीडियो की शुरुआत में आपने देखा मैंने किस तरीके से बातों को रखा था कि उस टाइम पर वो फैंसी टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी जो आज होती हैं, पर असल में
उन्हीं टेक्निक से आज ये फैंसी टेक्निक्स बनी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग को दी है। इसके बाद एक बहुत बड़ा फ़र्क हम लोग क्या देखते थे, पहले आर्नोल्ड जब जिम जाते थे दिन में 2 बार वो जिम जाते थे, सुबह और शाम। 2-2.5 घंटे सुबह जिम लगा लिया, 2-2.5 घंटे शाम को, कुल मिला के 5 घंटे उन्होंने एक्सरसाइज करी जिम में। और इससे ये होता था कि उनको एक्स्ट्रा कार्डियो करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, वैसे ही वो जिम में इतना अपना एनर्जी को बर्न कर लिया करते थे। अब शुरू में जब हम लोग जिम जाते हैं तो आर्नोल्ड को ही सबसे पहले देखते हैं और ये देखते हैं कि वो 5 घंटे जिम करते थे, तो हमें भी तो करना पड़ेगा फिर, नहीं तो हमारी बॉडी उनके जैसी नहीं बनेगी। लेकिन आज ट्रेनिंग बिल्कुल बदल गई है। आज का बॉडी बिल्डर 5 घंटे नहीं बल्कि हद से हद मान के 1.25-2 घंटे या 2 घंटे ही जिम में बिताता है, यानी ये टाइम तो आधे से भी कम रह गया। और इसके अंदर उसकी कार्डियो भी हो जाती है। 1 घंटा ट्रेनिंग करता है, 45 मिनट कार्डियो, आधे घंटे कार्डियो कर लेता है। तो वो 5 घंटे का समय अब घट के 1.25-2 घंटे के आसपास रह गया बस। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव जो आर्नोल्ड के समय पे और आज के समय में आया है वो है रेस्ट और स्लीप को लेकर के। देखो, रेस्ट और स्लीप देती है जन्म रिकवरी को, और रिकवरी क्या करती है, सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको फैट लॉस करना हो चाहे मसल बिल्डिंग करना हो, वहीं से आती है। तो पहले इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती थी इंपॉर्टेंस रिकवरी को, बल्कि जिम में ज़्यादा टाइम बिताने पे ध्यान दिया जाता था। ज़्यादा बार एक्सरसाइज करने पे, 6 दिन 7 दिन की 7 दिन ही एक्सरसाइज करने पे ध्यान दिया जाता था। आज का बॉडी बिल्डर 7 दिन जिम नहीं जाता है, वो 5 दिन ही जिम जाता है, और दिन में 2 बार नहीं, दिन में 1 ही बार जिम जाता है, या 2 बार होता है तो वो प्रेप के दौरान सुबह कार्डियो करने, शाम को जिम करने, उस चीज़ के लिए जाता है। लेकिन पहले तो वेट ट्रेनिंग करने आपको जाना होता था। तो तब भी आज ज़्यादा एक मसल्स हैं, एक ज़्यादा मास आया है, और ये चीज़ भी डोरियन येट्स ने ही शुरू करी थी। वो तो बल्कि 4 दिन जिम जाते थे और कम ट्रेनिंग करके उन्होंने ज़्यादा मसल्स पुट ऑन करी थी। ये फैक्ट बात है। इसी तरीके से फैट लॉस भी करना हो आपको, अगर आपकी बॉडी थकी हुई होगी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा उसको, तो फैट लॉस भी एक टाइम बाद स्लो होना शुरू हो जाता है। बिकॉज बॉडी आपकी फटीग है, इन्फ्लेम्ड है, मेंटली आप फटीग हो, तो बॉडी की पहली प्रायोरिटी होती है रिकवरी करना, फैट लॉस उसके बाद है। आज के बॉडी बिल्डर्स, कोचेस इस चीज़ का खास ख्याल रखते भी है, इसीलिए डीलोड वीक्स करवाए जाते हैं। पर आर्नोल्ड के समय पे ये सब डीलोड वीक्स, रिकवरी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो ये सारे एक बदलाव आए हैं, और आज आर्नोल्ड की ट्रेनिंग उस तरीके से एकदम फॉलो नहीं की जाती जैसे पहले होती थी। पहले बॉडी बिल्डर्स को आर्नोल्ड ही दिखते थे, और वही मिस्टर ओलंपिया थे क्योंकि, तो इस वजह से उनको पूरा फॉलो करने का उनका एक रीज़न समझ आता था। आज मिस्टर ओलंपिया बहुत सारे हैं, कैटेगरीज कई सारी हैं, सबके अपने अपने प्रोटोकॉल, सबके अपने अपने कोचेस हैं, और सबके अपने अपने तरीके काम करते हैं उन पे। तो कुल मिला के ये सारी वो चीज़ें दोस्तों जो आर्नोल्ड की बॉडी बिल्डिंग को आज की बॉडी बिल्डिंग से अलग करती है। श्वार्ज़नेगर ने जो अपने समय पर किया, उन्हीं चीज़ों को चेंज करके हमने आज की बॉडी बिल्डिंग को एक जन्म दिया है। लेकिन वो आई तो वहीं से ही है, और इनफैक्ट श्वार्ज़नेगर ने भी सीखा था अपने पुराने लेजेंड्स से, जैसे रेज पार्क, बिल पर्ल। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम ट्रांसफ़र होती आई हैं अलग अलग लोगों के थ्रू, और बदलती हुई चली गई। और मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा कि दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कुछ चेंज आया तो अच्छे के लिए ही आया है, और कुछ चेंजेस बुरे चीज़ें भी लेकर के अपने साथ में आते हैं, नो डाउट। आज भी आर्नोल्ड को अगर आप देखो, वो भी मशीन्स पे आ चुके हैं इसी चीज़ के लिए कि हाँ भाई वो ज़्यादा सेफ है। तो एक चेंज आपको हर एक चीज़ के अंदर देखने को मिलता है, चाहे कोई कितना मर्जी उस चीज़ को रेजिस्ट करे, आपको बदलना तो पड़ता है टाइम के साथ और एज के साथ। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, और अपने कमेंट ज़रूर करना। और मैंने कोशिश करी दोनों ही बातों की, दोनों ही समय की अपनी अपनी अच्छाइयाँ रखने की और कमियाँ भी। बाकी आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मसल ब्लेस का ये प्रोटीन भी आप चेक कर लेना, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। अभी के लिए इतना था वीडियो में, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।